हेलो, जैसा कि आपको पता है टीजीटी, पीजीटी और यही क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी आते हैं। तो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, जल्दी ही नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं। तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और हम यूट्यूब पर यूट्यूब पर वीडियो लोड करके पीजीटीजीटी का 2016 के क्वेश्चन अभी तक हमने अभी तक हमने 57 क्वेश्चन ही 57 क्वेश्चन लोड किए हैं। तो आशा करते हैं आप इसे फ्री में पढ़कर लाभ उठाएंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए 58 क्वेश्चन शुरू है। आपके सामने पीडीएफ देखिए, ये है निहार रश्मि। एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निहार रश्मि निर्जा ये काव्य संग्रह किनके हैं? निहार रश्मि निर्जा ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा। तो आपके सामने उत्तर है 4, महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है निहार रश्मि निर्जा। किसकी काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा की। तो व्याख्या देखिए, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निहार 1930, सांध्य गीत 1936, रश्मि 1932, यामा 1940, निर्जा 1935, दीप सखा 1942 और सप्तपद 1960। दोबारा देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार 1930 महादेवी वर्मा, सांध्य गीत 1936 ईस्वी महादेवी वर्मा, रश्मि 1932 ईस्वी महादेवी वर्मा, यामा 1940 ईस्वी महादेवी वर्मा, नीरजा 1935 ईस्वी महादेवी वर्मा, दीप शिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा, सप्तपड़ा 1960 ईस्वी 1960 ईस्वी महादेवी वर्मा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये उत्तर है। व्याख्या देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी अनन्य साधक विद्वान आलोचक शिक्षाविद थे। हिंदी साहित्य और बौद्धिकता के पथ प्रदर्शकों में से उनका नाम अविस्मरणीय है। हिंदी क्षेत्र के साहित्यिक सांस्कृतिक नवजागरण में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर काशी नगरी प्रचारणी की स्थापना की। तो किसने मिलकर? संस्कृत नवजागरण में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने और बाबू श्याम सुंदर दास और उनके साथियों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। प्रिय प्रवास, व्याख्या देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। यहाँ संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए।
प्रेमचंद आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद शतरंज के खिलाड़ी, भगवती प्रसाद वाजपेयी अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार निदिया लागी। ठीक है, फिर से चलिए एक बार फिर रिवीजन करते हैं 61वां क्वेश्चन की व्याख्या। नहीं, प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। प्रेमचंद का कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, और भगवती वाजपेयी निदिया लागी, जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। तो किससे मिलाएंगे? कौन सा आंसर है? 1 मिनट ऊपर करिए। कौन सा आंसर है? किससे मिलाएंगे? एक बार भी फिर से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पहले देख लीजिए आंसर कौन सा है। आंसर है दूसरा। आंसर कौन सा है? दूसरा। पहले का दूसरा, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, जयशंकर प्रकाश आकाशदीप पहला, भगवती चरण निदिया लागी, जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। समझ में आई बात? ये है। तो था प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, इनको सुमेलित करना था। तो प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप लिखे हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी निदिया लागी लिखे हैं, जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। तो आंसर था दूसरा। अब देखिए व्याख्या। प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रकाश आकाशदीप, भगवती चरण वाजपेयी निदिया लागी, जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 62 नंबर देखिए। 61 चला गया, 1 मिनट, 61 छूट गया क्या? 61 क्वेश्चन हुआ। 61 है, निम्नलिखित सूचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो आपने पढ़ लिया। आगे देखिए 61 बड़ा कर लीजिए। इनको भी सुमेलित करना है। तो देखिए क्या क्या है सुमेलित करने वाला। 62वां क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, इनकी कौन कौन सी रचना है? नाटक है स्कंदगुप्त। गोविंद बल्लभ पंत का है गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला। कौन सा आंसर सही है? चौथा, गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, ये नाटक है, बहुत आपके नेट वाली परीक्षा में डाल दिया गया है सिलेबस में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, और चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग। ठीक है, तो कौन सा हो गया? चौथा नंबर। अब देख लीजिए दोबारा से व्याख्या। गोविंद बल्लभ पंत वरमाला लिखे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, और जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग। ठीक है, अब चलिए 63वां क्वेश्चन देखिए। खंड काव्य की परिभाषा है। तो खंड काव्य की क्या परिभाषा है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन में एक विशेष अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति होती है खंड काव्य में, नंबर 1। दूसरा, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति होती है। नंबर 3, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। नंबर 4, संपूर्ण नाटकीय रचना जिनमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष का अभिव्यक्ति करा जाए। तो खंड काव्य क्या है? नंबर 2 है, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुत को खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? खंड काव्य की परिभाषा है किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। खंड काव्य की परिभाषा किसी आदर्श
पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा विवरण प्रस्तुत किया गया है खंड काव्य में। शब्दालंकार में यह नहीं है, क्या नहीं है? यमक अलंकार, शेष अलंकार, अनुप्रास और उपमा। कौन सा नहीं है? तो चौथा नहीं है, उपमा नहीं है शब्दालंकार में। तो देखिए व्याख्या देखिए। उपमा अलंकार अलंकार का भेद, उपमा अलंकार का भेद नहीं है। जहाँ अलंकार रमणीय शब्द प्रयोग पर आश्रित हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 4 प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति उदार। तो उपमा अलंकार नहीं है। इसमें पूछा शब्दालंकार में यह नहीं है, कौन सा अलंकार नहीं है? तो उपमा अलंकार नहीं है। दोबारा व्याख्या पढ़ लीजिए। उपमा अलंकार पूरा आना चाहिए, पढ़िए। उपमा अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं है। जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 4 रमणीय शब्द प्रयोग हो शब्दालंकार है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये शब्दालंकार के उदाहरण है, उपमा नहीं है। 65 देखिए, छंद में प्रया कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रया कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। छंद में प्रया 4 चरण होते हैं। देखिए व्याख्या देखिए। छंद में प्रया 4 चरण होते हैं। किसी छंद की प्रधानता यति पर समाप्त होने वाली संपूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण मात्राएं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित की जाती है। तो चरण कितने होते हैं? छंद में 4 चरण होते हैं। अभी आपने ये पढ़ी, देखिए इसी व्याख्या दोबारा देख लेते हैं। छंद में प्रया 4 चरण होते हैं। किसी छंद की प्रधानता यति पर समाप्त होने वाले पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। चलिए अब आगे वाले पेज पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा था इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। तो देखिए व्यंजन शब्द, श्रोता, अभिधा और लक्षण। तो इनमें कौन सा शब्द शक्ति नहीं है? शब्द शक्ति कौन सा नहीं है? तो दूसरे नंबर पर शब्द शक्ति नहीं है, श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो इसमें श्रोता नहीं है, 3 है: अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ये अभिधा है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो कौन सा नहीं होता है? श्रोता नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो अब देखिए कौन सा व्याख्या भी कर लिया हमने। अब 67 वाला देखिए, 67। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निम्नलिखित को सुमेलित करना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र इनके रचनाएं। तो इनकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद की क्या है, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद ने रचना उनका बसंत आ गया। आचार्य हजारी प्रसाद की रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बसंत आ गया। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? पहले ये टिक लगाते हैं, तीसरा सही है, पहले का दूसरा है, बसंत आ गया। ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी का क्या है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा, चौथा। वासुदेव शरण अग्रवाल का है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल का है राष्ट्र का स्वरूप, पहला, तीसरे का पहला। प्रताप नारायण मिश्र का है, प्रताप नारायण मिश्र का दात है। ठीक है, दात।
तो हम एक बार उसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या में क्या है? तीसरा आंसर सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया रचना है। बनारसी दास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा है रचना। वासुदेव सरगवार का राष्ट्र का स्वरूप है। प्रताप नारायण मिश्र का दात है। तो फिर से एक बार फिर से याद रखने के लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी का मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र का दात। 68वां देखिए, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। तीसरा, शरद जोशी द्वारा लिखित लोकसभा व्यंग लेख नहीं है। शोक सभा है ये। शरद जोशी द्वारा लिखित शोक सभा व्यंग नहीं है। शरद जोशी द्वारा लिखित शोक सभा व्यंग नहीं है। शोक सभा जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख है यथासंभव, जीप पर सवार झिल्लियाँ 1971, हम भस्टन के भ्रष्ट हमारे 1900 नहीं दिया है ये, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे जोशी जी की है रचना। किसी बहाने 1971, किसी बहाने 1971 ईस्वी की है। यहाँ किनारे बैठ 1972 की है। तिलिस्मी 1973 की है। दूसरी सतह 1975 की है। यत् तत् सर्वस 2000 की। दोबारा से तो किन की रचना है पढ़े? शोक सभा जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख है। तो शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है क्वेश्चन था। तो हम भस्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी की है। 2 व्यंग नाटक शरद जोशी की है। जीप पर सवारी लिया शरद जोशी की है। तो शोक सभा शरद जोशी की नहीं है। तो दूसरा आंसर होगा, ठीक है, दूसरा होगा शोक सभा। तीसरा है, तीसरा है, शोक सभा नहीं है, तीसरा है। अब देखिए व्याख्या दोबारा से। शोक सभा जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख है यथासंभव शरद जोशी, जीप पर सवारी लिया 1971 शरद जोशी, हम भ्रष्ट हमारे शरद जोशी, भ्रष्ट हमारे शरद जोशी की है। किसी बहाने 1971 शरद जोशी की है। किसी किनारे बैठ 1972 शरद जोशी। तिलिस्मी 1973 शरद जोशी की। दूसरी सतह 1975 शरद जोशी। यत् सर्वस 2000 शरद जोशी की है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? 69 देखिए, 69, इनमें से कौन सी कथा ये वाली है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी रचना बचपन आत्मकथा है। पहला, बचपन आत्मकथा है। व्याख्या देखिए, बचपन आत्मकथा नहीं है, बचपन। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो बचपन दिया है, लेकिन ये गलत है। लिखा है बचपन आत्मकथा नहीं है, जबकि ठेले पर हिमालय, निंदा रस और आखिरी चट्टान ये सभी आत्मकथा नहीं है। तो गलत है, इसमें गलत लिख दिया है। तो बचपन आत्मकथा नहीं है, देखिए लिख रहा है, लेकिन ये बचपन आत्मकथा है, जबकि ठेले पर हिमालय, निंदा रस एवं आखिरी चट्टान ये आत्मकथा नहीं है। बचपन आत्मकथा है, जबकि ठेले पर हिमालय, निंदा, आखिरी चट्टान ये सब आत्मकथा नहीं है। ठीक है, ख़त्म हो गया। तो आज यहीं तक का, नहीं अभी 61। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, ये सब हो गया जी सहेलियाँ। इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? बचपन है, बचपन आत्मकथा नहीं है, जबकि ठेले पर हिमालय, निंदा रस, आखिरी चट्टान ये सभी आत्मकथा नहीं है। ये कुछ गलत लग रहा है, चलिए इसे छोड़ देते हैं, या आपको देख लीजिएगा। तो इनमें से लिखा है कौन सी रचना आत्मकथा है? तो बचपन आत्मकथा है, बचपन आत्मकथा, ठेले पर हिमालय और निंदा रस और आखिरी चट्टान
नहीं। किसने ध्वनि की स्वर प्रथम काव्य किसने ध्वनि की 70 क्वेश्चन देखिए 70 किसने ध्वनि की स्वर प्रथम काव्यात्मा माना? किसने ध्वनि को स्वर प्रथम काव्य आत्मा माना? किसने ध्वनि को स्वर प्रथम काव्य आत्मा माना? तो किसने माना? आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य आत्मा माना। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य आत्मा माना। व्याख्या देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की तथा ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना 4 उद्योग अध्याय में की। ध्वन्यालोक ध्वनि की ग्रंथ की रचना 4 उद्योग अध्याय जिसे कहते हैं, उद्योग लिखते हैं, उद्योग जिसको अध्याय में की। तो इनका अध्याय को क्या कहते हैं? ये उद्योग 4 उद्योगों में किया। ग्रंथ की रचना 4 उद्योगों यानी 4 अध्याय में किया। ध्वनि संप्रदाय के स्थापना की तथा ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इसने आनंदवर्धन ने। किसने ध्वनि की सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना? इसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा आनंदवर्धन ने माना। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की और ध्वन्यालोक ग्रंथों की रचना की और 4 उद्योग यानी 4 अध्याय में